जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं मरणोत्तरकालीन विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। मरणोत्तरकालीन कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए और उनके आने का समय क्या था तथा उनका मूल निवास स्थान क्या है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि कौन कौन से विदेशी आक्रांता भारत में कब आगमन किए। तो अगर देखा जाए तो विदेशी आक्रांता में सर्वप्रथम हिंद यवन आता है, जो 190 ईसा पूर्व में भारत में आगमन किया, जिसका मूल निवास स्थान बैक्ट्रिया है जो अफगानिस्तान में स्थित है। दूसरे नंबर पर है शक या सिथियन, जो 90 ईसा पूर्व में भारत में आगमन करता है, जिसका मूल निवास है सीरिया, ईरान और अफगानिस्तान। और तीसरे नंबर पर है पार्थियाई या पहलव, जो पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में आता है, जिसका मूल निवास स्थान है पार्थिया या ईरान। और चौथे नंबर पर कुषाण या ऊची, जो 15 ईस्वी में आता है, भारत में आगमन करता है और जिसका मूल निवास स्थान है चीन। तो ये रहा जो है विदेशी आक्रांता और उनके भारत आगमन का समय और उनका मूल निवास स्थान। तो सर्वप्रथम हम जो है आइए देखते हैं हिंद यवन के बारे में। सर्वप्रथम हिंद यवन अर्थात हिंद यूनानी, जो 190 ईसा पूर्व में भारत में आगमन किए। तो सर्वप्रथम हम हिंद यूनानी के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदू कुश पर्वत पार किया। ध्यान देना, सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदू कुश पर्वत पार किया। ये उत्तरी अफगानिस्तान में अमू दरिया अर्थात आक्सस के दक्षिण में बैक्ट्रिया पर शासन करते थे। जो यूनानी थे ये अमू दरिया के दक्षिण में बैक्ट्रिया पर शासन करते थे। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदू कुश पर्वत पार किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण यूनानियों ने किए। ये हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते हैं, अर्थात हिंद यूनानी को बैक्ट्रियाई यूनानी भी कहा जाता है। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिनांडर, जिसका शासनकाल 165 से 145 ईसा पूर्व तक हुआ, वह मिलिंद नाम से भी जाना जाता था। अगर देखा जाए तो हिंद यूनानी में सबसे शक्तिशाली शासक मिनांडर था और मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है। उसकी राजधानी पंजाब के साकल, जो आधुनिक सियालकोट में स्थित है, उसकी राजधानी पंजाब के साकल में थी। रुद्रदामन ने गंगा यमुना दोआब पर आक्रमण किया था। यूनानी शासकों ने अत्यधिक संख्या में सिक्के प्रचलित किए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए, अर्थात हिंदू यूनानी ये पहले शासक हुए जिनके द्वारा सिक्के जारी किए गए। सिक्के जो जारी किए गए, इनके विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये सिक्के किन किन शासकों के हैं। ये हिंद यूनानी ही है जिनके द्वारा सिक्के जारी किए, और बताया भी जा सकता है कि किन किन शासकों ने सिक्कों को चलाया या जारी किया। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे। इसके अलावा हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी कला को संरक्षण दिया, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यूनानी कला को संरक्षण दिया जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसी का मिश्रित रूप है। भारत में जो गांधार कला है, अगर एक तरह से माना जाए तो ये यूनानियों की देन है। अब इसके बाद हम देखते हैं शक। हिंद यवन के बाद जो दूसरा आक्रमणकारी है वो है शक। यूनानियों के बाद शक आए, जिनकी 5 शाखाएं थी और
प्रत्येक शाखा की राजधानी भारत व अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। शक की पहली शाखा ऊपरी दक्कन में स्थापित हुई, दूसरी शाखा पंजाब क्षेत्र में, और तीसरी शाखा मथुरा में व चौथी शाखा पश्चिम भारत में। शकों की पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अगर देखा जाए तो जो शक आए इनके 5 शाखा थी। अब 5 शाखा जो है भारत व अफगानिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में जो है थी। तो इनकी जो पहली शाखा थी ऊपरी दक्कन, और दूसरी शाखा पंजाब, तीसरी मथुरा, चौथी पश्चिमी भारत और पांचवी ऊपरी दक्कन। ये भी जो है पांचवी भी ऊपरी दक्कन में स्थित था। शक जो है सिथियन नाम से जाने जाते हैं। शक सिथियन नाम से जाने जाते हैं तथा भारत में शक क्षत्रप कहलाते थे। भारत में शकों को क्षत्रप कहा जाता था। लगभग 57 ईसापुर से 58 ईसापुर में 57 से 58 में उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध करके उन्हें पराजित किया। अगर देखा जाए तो 57 या 58 ईसापुर में उज्जैन के एक राजा ने शकों को पराजित किया और उन्हें अपनी सीमा से बाहर खदेड़ दिया। उसने सकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, अर्थात शकों को हराया था, इसलिए सकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम संवत उसी के नाम पर 57 अर्थात 57 ईसापुर में शकों पर उसकी विजय से आरंभ हुआ। जो विक्रम संवत है जिसका समय है 57 ईसापुर, वो शकों को पराजित करने के बाद अर्थात विक्रमादित्य के विजय में ही आरंभ हुआ। अब हम देखते हैं रुद्रदामन। ये जो शक शासक है रुद्रदामन, इसका शासनकाल है 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन प्रथम हुआ। यह उज्जैनी के शकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक था। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका जूनागढ़ अभिलेख जो 150 ईस्वी में स्थित था उससे प्राप्त होता है। रुद्रदामन की जो प्रमुख जानकारी वो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो कहाँ है, तो आपका आंसर होगा गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त हुआ संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। ये संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। उसका शासन न केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग पर विस्तृत था। उसने स्वयं के कोस से काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन ने जो है स्वयं के कोस अर्थात स्वयं के धन से, खजाने से काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में दीर्घ अभिलेख जारी किया। रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत एवं तर्कशास्त्र का पंडित था। मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था, जिसकी गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हत्या करके प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए। अब आप देख सकते हैं कि जो मालवा के शकों में अंतिम शक शासक था वो था रुद्र सिंह तृतीय। शकों में जो अंतिम शक शासक था वो था रुद्र सिंह तृतीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पराजित कर उसकी हत्या कर दी और मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। अब इसके बाद जो अगला आक्रमणकारी है वो है हिंद पार्थियाई या पहलव। शकों के आधिपत्य के पश्चात भारत के कुछ भागों पर पार्थियाई लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों वंशों का एक साथ उल्लेख शक पहलव के रूप में मिलता है।
पार्थियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। यहीं से वे लोग भारत आए थे। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई शासक गोंडो फर्नीज हुआ। उसके शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। भारत का प्रथम पार्थियन शासक माउस था। ध्यान देना कि जो भारत का प्रथम पार्थियन शासक था उसका नाम माउस था, जिसका उल्लेख खरोष्ठी लिपि में मो नाम से मिलता है। खरोष्ठी लिपि में उसका जो नाम है वो है मुओ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स प्रथम 171 ईसा पूर्व से 130 ईसा पूर्व तक था। गोंडो फर्नीज 20 ईस्वी से 41 ईस्वी तक। ये गोंडो फर्नीज जो पहला शासक है, इसका समय है 20 ईस्वी से लेकर 41 ईस्वी तक। गोंडो फर्नीज के शासनकाल का एक अभिलेख तख्त ए बही पेशावर से प्राप्त हुआ है। खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण तख्त ए बही अभिलेख में इसे गुदवहर कहा गया है। खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण तख्त ए बही अभिलेख में गोंडो फर्नीज को गुदवहर कहा गया है। फारसी में इसका नाम विंदफर्ड है। फारसी में इसका नाम विंदफर्ड है। गोंडो फर्नीज के शासनकाल में सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। गोंडो फर्नीज के शासनकाल में ही सेंट थॉमस भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे और बाद में वह दक्षिण भारत चले गए तथा तमिलनाडु में उनकी अर्थात सेंट थॉमस की मृत्यु हो गई। इस प्रकार ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में आया था। तो ये रहा जो है यूनानी शक तथा पहलव का विवरण। इसके बाद अगली वीडियो में हम देखेंगे कुषाण वंश अर्थात कुषाण आक्रमणकारियों का विवरण। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।